तो नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सबके सोझा मैं मनीष ओझा स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टीचिंग केंद्र पर। तो जहां हम सभी आज जानेंगे डी ट्रिपल एस बी पी आर टी का वो पार्ट बी सेक्शन, जिसमें कि हम एनआईएस सीरीज चला रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं, टीचिंग मेथडोलॉजी का ये सबसे बेहतरीन पार्ट है और इसमें हम सभी जानते हैं कि कैसे ये ब्लॉक वाइज ब्लॉक 502 जो कि हमें इसे कंप्लीट करना है हर हाल में। 16 फरवरी से पहले तो बिल्कुल हो जाएगा और भी कई सारे ब्लॉक्स होंगे जो कि कंप्लीट होंगे। तो आज जो ये ब्लॉक है लर्निंग एंड टीचिंग प्रोसेस, इसी को कंटिन्यू करते हैं। माफी चाहूंगा, 10 दिनों बाद ये वीडियो दोबारा से हम कंटिन्यू कर रहे हैं। अभी तक हम शॉर्ट्स वीडियोस डाल रहे थे इसके रिगार्डिंग, वो भी देखते रहिएगा, काम की चीज है। तो बिना देरी किए आइए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है प्रोसेस ऑफ टीचिंग। क्या है? प्रोसेस ऑफ टीचिंग। तो आपको जानना है, हम सबको जानना है कि आखिरकार ये टीचिंग का प्रोसेस होता क्या है, क्या है ऐसी प्रक्रिया टीचिंग की। तो आइए जानते हैं। ऑल ऑफ अस हैव experienced teaching in different forms from our school days, but if we somebody ask what is teaching, the most common and simple answer would be what teacher does in the classroom is teaching. जब भी हमसे कोई पूछता है कि टीचिंग है क्या, तो हमारा जवाब एक सिंपल सा जवाब होता है कि जो भी टीचर पढ़ाता है क्लासरूम में वही टीचिंग है। एंड सिंस देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीचर्स, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीचिंग। जैसे टीचर वैसी टीचिंग स्टाइल होगी उनकी। ट्रेडिशनली आवर क्लासरूम practices are teacher dominated and hence teacher centric। आप देखेंगे ट्रेडिशनल तौर पे, तो पारंपरिक तौर पे हमारा जो क्लासरूम होता था वो टीचर सेंट्रिक होता था। ठीक है। एवरीथिंग दैट हैपेंस इन द क्लासरूम आर डिटरमाइंड, ट्रांजेक्टेड एंड असेस्ड बाय द टीचर। टीचर द्वारा सब कुछ देखा जाता था, किया जाता था। द स्टूडेंट हैज नो से इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस दैट आर ट्रांजेक्टेड इन द क्लासरूम। बच्चों का तो कोई रोल ही नहीं होता था। The teacher is instructing and directing the students to do what he or she desired। जो भी टीचर चाहता था, जो भी उसकी इच्छा होती थी, वही वो करता था, चाहे वो करती थी, जो भी टीचर टीच करना चाहे। So teaching meant transmitting information, facts and concept as prescribed in the syllabus to the students। और टीचिंग का क्या मतलब हुआ करता था कि किसी भी फैक्ट को, किसी भी कॉन्सेप्ट को बस जो है सिलेबस के अकॉर्डिंग जो भी प्रिस्क्राइब है उसको स्टूडेंट को दे देना, ट्रांसफर कर देना, ऐसा हुआ करता था। लेकिन हम जानते हैं एनईपी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 क्या कहती है। ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 कहती है साथियों कि ऐसा नहीं चलेगा। ठीक है। एनईपी 2020 से हम जानते हैं कि क्या होता है वहां पे। एनईपी 2020 में आप देखते हैं कि भाई साहब, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020, इसमें तो भैया चाइल्ड सेंटर्ड होने की बात कही जाती है। बच्चे को नहीं, टीचर को, कि बच्चा बाल टीचर जो है वो बाल केंद्रित हो जाए। भाई साहब, बिल्कुल बिल्कुल बाल केंद्रित, बालों पर केंद्रित नहीं होना है, बच्चे पे केंद्रित होना है, हेयर्स पे नहीं। ठीक है। यहाँ बाल का मतलब बच्चे से है नहीं। तो ये बाल केंद्रित शिक्षा हमें एनईपी 2020 में बताई जाती है, वो क्या है जरा देखते हैं। देखिए, तो however with the shift from teacher centered classroom practices to student centered practices, should student center practices, student learning are more focused, where the roles of teachers and practices of teaching have undergone modification। तो आप देखेंगे ये मॉडिफिकेशन हो चुका है, बदलाव आ चुका है भाई साहब। बदलाव जरूरी होता है हर पल हर समय।
युग बदला बदला हिंदुस्तान। तो हिंदुस्तान बदल रहा है, बच्चों की सोच बदल रही है, तो टीचर का अप्रोच भी बदलना चाहिए। ठीक है, अप्रोच से मिलेगी सोच, तब कुछ होगा, समझे? तो there is no single way of learning, and therefore there are a variety of teaching models to suit the desired way of learning. क्यों ये सिंगल वे नहीं है? क्यों एक तरफा नहीं है? क्यों एक तरफा नहीं है? एक तरफा प्यार भी सही नहीं है भाई, तो एक तरफा पढ़ाई कैसे चलेगी? तो फिर कैसे होगा? एक तरफा नहीं है, सिंगल वे ऑफ टीचिंग नहीं है, हमें वेराइटी ऑफ टीचिंग पे ध्यान देना है ना, बिल्कुल, विभिन्नता पे। हमें पता है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यही है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, इसी को लेके चलना है आपको, और हम सबको एज ए टीचर भी जब बनेंगे तब भी। तो in this section, three approaches of teaching that have importance in day-to-day classroom practices have been discussed. इसमें एक नहीं, दो नहीं, तीन अप्रोच की बात हुई है, उसी अप्रोच पे हम लोग चर्चा करेंगे दोस्तों। तो आइए देखते हैं वो कौन सी तीन अप्रोच हैं। आइए, तो टीचिंग फॉर बिहेवियर मॉडिफिकेशन, आप जो टीचिंग कर रहे हैं वो किसके लिए होना चाहिए? किस चीज के लिए होना चाहिए? बिहेवियर का मॉडिफिकेशन होना चाहिए टीचिंग में। ठीक है दोस्त, बिहेवियर मॉडिफाई होना चाहिए टीचिंग में, है ना? तो टीचिंग फॉर बिहेवियर मॉडिफिकेशन, we have learned that learning is relatively permanent change in behavior. Behavior means different for different persons. Some are of belief that behavior is sum total of all personality traits or characteristics that an individual possesses. कोई व्यक्तिगत रूप से देखे तो बिहेवियर बदल सकता है दोस्त, सबका एक जैसा बिहेवियर बिल्कुल नहीं होता है। ठीक है, while some others believe behavior to be observable actions that an individual demonstrates. कुछ लोग तो ये भी मानते हैं कि बिहेवियर जो है ऑब्जर्वेबल एक्शंस को ही कहते हैं। ठीक है, जो आप एक्शन ले रहे हो अपने बर्ताव में, व्यवहार में, वही व्यवहार है, अवलोकन करने से ही बिहेवियर पता चलता है। द बिहेवियर मॉडिफिकेशन अप्रोच टू टीचिंग इज बेस्ड ऑन सेकेंड बिलीफ। क्या है वो सेकेंड बिलीफ? व्हेन वी चेंज और मॉडिफाई द ऑब्जर्वेबल बिहेवियर ऑफ अ चाइल्ड, वी आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ट्राइंग टू हेल्प चाइल्ड टू लर्न। यानी जब भी हम बच्चे की ऑब्जर्वेबल बिहेवियर को हम चेंज होता हुआ देखते हैं, तो हम ये पाते हैं कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हम उस बच्चे की लर्निंग में हेल्प कर रहे हैं, हेल्प द चाइल्ड टू लर्न। तो ऑब्जर्वेबल बिहेवियर आर मेनली ऑफ टू टाइप्स। ऑब्जर्वेबल बिहेवियर दो टाइप के होते हैं भाई। क्या? ऑब्जर्वेबल बिहेवियर, और वो दो तरीका क्या है? एक तो एलिसिटेड बिहेवियर और एक है इमिटेड बिहेवियर। क्या है ये दोनों? आइए देखते हैं। पहले तो ये जान लीजिए कि दो टाइप के बिहेवियर होते हैं ऑब्जर्वेबल बिहेवियर, एक तो एलिसिटेड, दूसरा इमिटेड। When we make a child to behave in a desired way by adopting some means, we are trying to elicit or draw out the behavior from the child. For example, when we make child run by offering a chocolate, we are trying to elicit or draw out the behavior of running from the child. मतलब क्या कर रहे हैं हम? अगर हम बच्चे को चॉकलेट ऑफर कर रहे हैं, दे रहे हैं भाई बच्चे को, हा स्वाद आ गया बच्चे को, चॉकलेट दे दिया ना, लेकिन हम उसको कर क्या रहे हैं? वी आर ट्राइंग टू इलिसिट or draw out the behavior of running from this child. हम उस बच्चे का बर्ताव देखना चाह रहे हैं चॉकलेट ऑफर करके, क्या वो बिहेव करता है। On some occasions you might have experienced that an individual without any visible external cause demonstrates a particular behavior normally you had not noticed earlier in him or her. मतलब अचानक से आप देखते हैं किसी किसी का व्यवहार, किसी का बर्ताव, या तो बच्चा हो या बड़ा भी हो तो भी, कि अचानक से कोई चेंज आ जाए। आपने नोटिस जो पहले नहीं किया था वो आपको दिखने लगे, अर्लियर आपने नोटिस नहीं किया था, वो चीज आपको दिखने लगी।
तो क्या करोगे? वी कैटेगराइज सच बिहेवियर एज इमिटेड बिहेवियर। समझ रहे हो? इलिसिट बिहेवियर तो आप ये बोल रहे हो कि यार वो चीज हमें दिखनी ही है, बच्चा को चॉकलेट ऑफर करोगे तो वो खाएगा ही खाएगा, लेकिन उससे कुछ हटके दिख जाए, जरा हटके, जरा हटके, इसको मैं समझने के लिए ये बोलूंगा कि जरा हटके बिहेवियर। यार पेंसिल भी तुरंत नहीं आता है ना, तो अच्छा नहीं लगता। तो देखो, इमिटेट को समझना है भाई, सिर्फ एक लाइन से जरा हटके बोल दो एक बार कमेंट में, जरा हटके। हाँ, जरा हटके बिहेवियर दिखा, जरा हटके व्यवहार दिखा, तो उसको बोलेंगे इमिटेड बिहेवियर। ठीक है, इमिटेड है वो। ठीक है, और एलिसिटेड मतलब जो जैसे जैसा सोचा था वैसा ही दिखा। जैसन सोचले रहनी वैसन पियवा मोर बाणे। सांवर न गोर बाने। इलिसिटेड बिहेवियर है ये, मतलब जैसा सोचा था वैसा ही बिहेवियर शो हुआ। तो बच्चे को चॉकलेट ऑफर किया था, तो आपको वही चीज दिखा बिहेवियर में कि हाँ भाई बच्चा चॉकलेट खा रहा है, बच्चे को चॉकलेट पसंद आती है नॉर्मली, तो ये है इलिसिट या ड्रॉ बिहेवियर, इलिसिट बिहेवियर। लेकिन जैसे ही आपने देखा कि कोई बच्चा ही है, चाहे कोई भी है, बड़ा भी है, तो वो बिहेवियर अचानक से कोई चेंज वाला बिहेवियर, अचानक से कुछ अलग दिख जाए, तो उसे कहेंगे ये इमिटेड बिहेवियर है। कैसा बिहेवियर है? इमिटेड है। ठीक है, मतलब जरा हटके टाइप है बाबू। जरा हटके तो देख। तो एक लिटिल चाइल्ड हमिंग एन अननोन स्वीट ट्यून, a student solves a difficult problem in an unusual method, or a girl demonstrates a dance pose which was not taught in her dance class, are some examples of imitate behavior. देख रहे हो भाई, कोई लड़की है, कोई बच्ची है, डांस पोज ऐसा दिखा दी, ऐसा नाच के दिखाई दे भैया कि एकदम जो है अलग है, रूप ही अलग है इसका, तो उस केस में क्या होगा? जरा हटके बिहेवियर आ गया ना, यानी कि इमिटेड बिहेवियर है। और कोई बच्चा है, वो भाई साहब एकदम स्वीट स्वीट ट्यून में बोल रहा है, पापा पापा मम्मी मम्मी मुझे ये दिला दोगी ना, मैं आपके लिए सब कुछ कर दूंगा। तो ये क्या है? स्वीट ट्यून इसका भैया जरा हटके बिहेवियर है, पापा मम्मी भी हैरान हो जाएंगे भाई तो सुन के। अनयूजुअल है ना ये, हाँ, नेचुरली नहीं है, मतलब यूजुअल नहीं है, सामान्यतया नहीं ऐसा होता है, लेकिन हो रहा है। कोई डिफिकल्ट सा प्रॉब्लम है और सॉल्व कर दिया बच्चे ने तुरंत, ये भी जरा हटके बिहेवियर, यानी कौन सा बिहेवियर है? इमिटेड है भाई साहब, EMITTED, इमिटेड बिहेवियर, यूजुअल नहीं, अनयूजुअल है भाई साहब। डर के आगे जीत नहीं, ये अनयूजुअल है। When a child is made to demonstrate these two observable behaviors, that is elicited and imitated, as normal occurring behaviors, then we say the behavior modification has taken place in the child. तो जब आप देखेंगे कि ये दोनों ही ऑब्जर्वेबल बिहेवियर्स हैं, चाहे वो इलिसिट हो या फिर इमिटेड हो, दोनों ही ऑब्जर्वेबल बिहेवियर्स हैं भाई, इन दोनों को आप ऑब्जर्व कर रहे हैं तब आप इसको बता पा रहे हैं। ठीक है, सो देयर आर टू फेजेस ऑफ बिहेवियर, दो फेज हैं बिहेवियर के। क्या है? देयर आर टू फेजेज ऑफ बिहेवियर मॉडिफिकेशन, बिहेवियर मॉडिफिकेशन का दो फेज होता है। फेज समझते हो? काल मतलब समय। फर्स्ट फेज इज concerned with making sure the elicited or imitated behavior occur again and again as and when required, and the second is to continue the process of modification, and second one is क्या है? Continue the process of modification to refine the existing and acquired behaviors to acquire more and more new behavior। मतलब क्या है? न्यू बिहेवियर, नया व्यवहार कब आएगा? जब बार बार कंटिन्यूअसली कोई बिहेवियर आप देख रहे हो बच्चे की, और वो चेंज होता जाए, चेंज होता जाए धीरे धीरे। पूत के पांव पालने में दिखते हैं, बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं? पूत के पांव पालने में ही दिख गए भाई साहब, पूत के पांव पालने में। हम्म
तो आपने क्या बोला कि भाई साहब मॉडिफिकेशन हो रहा है अगर बिहेवियर में, कंटिन्यूअसली हो रहा है, लगातार हो रहा है, तो इस केस में ये बिहेवियर नया देखने को मिलेगा, न्यू बिहेवियर. Process of habituating the child, or for that matter any organism, human being or animal, to repeat and modify both types of behavior is called conditioning by the psychologist. भाई साहब, इस तरीके के व्यवहार को आप साइकोलॉजिस्ट के तौर पे क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कंडीशनिंग. क्या बोलते हैं? कंडीशनिंग चल रही है भाई. साइकोलॉजिस्ट तो यही बोलते हैं. कंडीशनिंग आप सुने हो ना? हम्म वो डॉग वाला, पावलो वाला, पावलो का कुत्ता. कंडीशनिंग कर दिया था ना भाई, घंटी से याद दिला दिया था कि घंटी बजी तो खाना आ गया. देखिए वो आ गया ना, जो मैंने बोला वो आ भी गया भाई. क्लासिकल कंडीशनिंग, इवान पावलो, रशियन साइकोलॉजिस्ट, सॉरी फिजियोलॉजिस्ट, पावलो साहब का बात आ गया. तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ मेजर कंडीशनिंग डिपेंडिंग ऑन टू टाइप्स ऑफ बिहेवियर. मतलब कि बिहेवियर दो तरीके का है, हम समझ गए. तो इसकी कंडीशनिंग भी दो तरीके की होगी. एक तो क्लासिकल कंडीशनिंग और एक है ऑपरेंट कंडीशनिंग. क्लासिकल कंडीशनिंग तो आपको पता ही है, पावलो साहब ने दिया था. और ऑपरेंट कंडीशनिंग भी आपको वैसे पता ही होगा, फिर भी हम लोग इस पे डिस्कस करेंगे आगे चल के. ठीक है, तो पहले हम चलते हैं, चर्चा करते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग की. चलिए आइए. तो इवान पावलो, रशियन फिजियोलॉजिस्ट, क्लासिकल कंडीशनिंग की चर्चा हो रही है. ठीक है. Did pioneering work on classical conditioning around 1890s. He noticed that in his laboratory hungry dogs began to salivate when they were about to fed, even before they could see or smell the food. पावलो साहब ने देखा भैया, कुत्ता जो है लार टपका रहा है, सलाइवेट कर रहा है. अभी उसको जैसे ही भोजन देना शुरू किया जाए, उसको बिना देखे ही, स्मेल करके, सूंघ करके ही लार टपकाना शुरू. भाई साहब, क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि उसने कंडीशनिंग कर रखी थी. आइए देखते हैं. स्ट्रेंजली दे सीम्ड टू बी सलाइवेटिंग एट मेयर साइट ऑफ देयर कीपर और इवन व्हेन दे हर्ड हिज फुटस्टेप्स. This simple observation led Pavlov a series of carefully designed experiments involving ringing of bell. देखो, ये मैंने पहले ही बोल दिया था और यही सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज है. घंटी का बजना और sounding buzzer, neither of which ordinarily leads to salivation, and immediately presenting dogs with food. A stimulus, एक ये स्टिमुलस का काम कर रहा है ना, that does lead to salivation. After considerable number of such combined presentations of sounding of bell and then food, the dogs salivated with sounding of the bell even if food is not presented. भाई साहब, पवलुआ कुछ और नहीं किया, खेला कर दिया कुत्ता के साथ एकदम. इसको जो है घंटी बजा बजा के उसको ऐसा जता दिया था कि घंटी बजी मतलब खाना मिलना है बाबू, कुत्ते जी, खाना मिलना है. और कुत्ते को तो ऐसा लगने लगा भैया लार आ गया, टपक गया भैया लार, क्योंकि खाना आने वाला है, ऐसा लगने लगा उसको बेल को, घंटी को देख के. तो ये फूड अगर ना भी प्रेजेंट हो, तब भी घंटी के आवाज से ही लार टपका देगा कुत्ता. क्यों भाई? पावलो खतरनाक आदमी था भाई. क्या कहता है पावलो? इन पावलो एक्सपेरिमेंट द बेल इज रेफर्ड टू एज कंडीशनड स्टिमुलस. अब ये यहां से मेन मेन बातें आती हैं शुरू. कंडीशनड स्टिमुलस, सीएस जिसको बोलते हैं, वो क्या है इसमें पावलो के एक्सपेरिमेंट में? कंडीशनड स्टिमुलस बेल है भाई. घंटी को कंडीशनड स्टिमुलस के रूप में पावलो साहब ने बोल दिया. फिर आता है द फूड इज अ नेचुरल और अनकंडीशनड स्टिमुलस, यूसीएस. अच्छा एक चीज सोचो ना, घंटी को उसने कंडीशनल क्यों बोला? क्योंकि घंटी से खाना नहीं मिल रहा था. लेकिन नेचुरल कंडीशनिंग जो हुई थी, जिसको अनकंडीशनड बोला गया स्टिमुलस के तौर पे, वो अनकंडीशनड स्टिमुलस क्या है? वो है खाना, यूसीएस ना.
ये खाना ही तो है यूसीएस, फूड, जिसको इसने नेचुरली, इसको कंडीशन करने की जरूरत है क्या? खाना देख करके तो लार किसी का भी टपक जाएगा भाई, वो चाहे कुत्ता हो चाहे कोई और। तो इस केस को तो उसने अनकंडीशनल स्टिमुलस बताया पावलो साहब ने। एंड सलाइवेशन इज रिस्पॉन्स टू फूड इज एन अनकंडीशनड रिस्पॉन्स, यूसीआर। सलाइवेशन को इन्होंने मतलब कि लार आने की प्रक्रिया को इन्होंने क्या बोला? इन्होंने बोला कि भाई हमने तो इसका रिस्पॉन्स ये अनकंडीशनड है ना, इसमें कोई कंडीशन थोड़ी कहा गया। कब? जब फूड दिख रहा है तब। सलाइवेशन इन रिस्पॉन्स टू फूड, फूड के रिस्पॉन्स में जब कोई आ रहा है, लार आ रहा है, कुत्ते के मुंह में पानी आ रहा है, तो उस केस में ये यूसीआर है भाई। ठीक है, ये अनकंडीशनड है रिस्पॉन्स, क्योंकि इसमें कोई कंडीशनिंग नहीं की गई है, कि कोई कंडीशन नहीं लगाया गया। वो बिना किसी देखे ही फूड को देख के तो रिस्पॉन्स करेगा ही, तो लार आएगी ही। जबकि एक और पॉइंट है, वो क्या है? वो ये है कि वेयर एज सलाइवेशन इन रिस्पॉन्स टू बिल और बजर इज कंडीशनड रिस्पॉन्स। एक कंडीशन रिस्पॉन्स भी है भाई साहब, सीआर भी है इसमें। आप मत बोलना कि सीआर कुत्ता कहां से आएगा, सीआर बोले तो कंडीशन रिस्पॉन्स। ठीक है, तो ये कंडीशन रिस्पॉन्स किस चीज पे आ रहा है भाई? ये कंडीशनिंग की गई है किस बात पे? कि रिस्पॉन्स तो आ रहा है बट घंटी को बजने के बाद ही आ जा रहा है, यानी कि बिना खाने के भी अगर रिस्पॉन्स सलाइवेशन का आ रहा है कुत्ते में, तो वो है कंडीशन रिस्पॉन्स। ठीक है, तो ये चीज, ये चार चीज आपको बेहद इंपॉर्टेंट है दोस्त। ठीक है, ध्यान देने वाली बात क्या है? वो ये चारों चीजें पावलो साहब ने क्या पहला बोला? सीएस, कंडीशनड रिस्पॉन्स, किसको बताया भाई? बेल को बोला, घंटी को। सॉरी, कंडीशनड स्टिमुलस है, मेरे से भी गलती बोलने में आ गई। कंडीशनड स्टिमुलस है भाई, सीएस स्टिमुलस है, रिस्पॉन्स नहीं। इससे तो क्लियर है, सी से कंडीशनड, एस फॉर स्टिमुलस। तो बेल को, घंटी को, चूंकि किसको कंडीशन किया गया ना, घंटी को दिखा दिखा करके कि खाना आएगा, घंटी बजेगी, तो कंडीशन है स्टिमुलस, अपनी तरफ से चाल चलाई है वे पावलो साहब ने। दूसरा पॉइंट है यूसीएस, यानी अनकंडीशनड स्टिमुलस। अनकंडीशनड है, कोई कंडीशनिंग नहीं है इसमें। वो क्या चीज है जो अनकंडीशनड है भाई? आपने क्या परोस दिया ऐसा जो कोई कंडीशनिंग नहीं की गई इसमें? वो है फूड, खाना। खाना की सुगंध से तो किसी का भी लार टपक जाएगा भाई। तो इसके रिस्पांस में जो लार आया कंडीशनड नहीं था वो, तो इसके रिस्पांस में जो आया चीज यूसीआर, यानी अनकंडीशनड रिस्पांस, सेलाइवेशन ही हुआ इसमें भी। ठीक है, लार ही टपका है भाई, लेकिन खाना को देख के, खाना को देख के हुआ, तो कंडीशनड नहीं है इसमें, नेचुरल है ये। इसको नेचुरल भी बोल सकते हो, और नेचुरल। ठीक है, और चौथा और आखिरी वो है भाई सी आर, यानी कंडीशनड रिस्पॉन्स। और ये किस वजह से आया था? घंटी के वजह से आया था। और किस रूप में आया? ये भी आया था लार ग्रंथि के रूप में ही, लेकिन कुत्ते साहब को इतना ज्यादा कंडीशन कर दिया गया था घंटी बजा बजा के, कि घंटी बजते ही खाने की सोच पैदा हो जा रही थी। ठीक है, इस वजह से ही ये कंडीशनड रिस्पॉन्स है, सीआर है। ठीक है, ये चार चीजें आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है। और ये पूछता भी है भाई, बहुत बार पूछ चुका है, क्वेश्चन आ चुका है, तो इसलिए ध्यान देना इस चीज को। ओके, मैं कलर्ड, ध्यान से देखो तो मैंने कलर चेंज किया हुआ है हर जगह। आप देखो ना जरा, मैंने क्या किया है? मैंने भाई एक जगह पे बेल को डिफरेंट कलर में रखा है, और कंडीशनड स्टिमुलस उसी चीज को, अच्छा चलो बेल को मैं कंडीशनड स्टिमुलस सेम ही रख देता हूँ ना। लो, बेल को मैं वो कर देता हूँ, क्या बोलते हैं, ब्लू। कोशिश कर रहा हूँ भाई कलर में कलर मैच होकर के डिफरेंट कलर बन जा रहा है। अरे यार, मैं पिंक पे येलो चला रहा हूँ, ये ब्राउन बन जा रहा है। कोई नहीं भाई, समझ लो, मेरे को बताना था बस। ठीक है, कि
बेल को मैंने अलग कलर में रखा ताकि कंडीशन स्टिमुलस के रूप में जाना जाए, सीएस के रूप में समझ में आया। फूड को मैंने ग्रीन रखा है ताकि ये यूसीएस अनकंडीशनड स्टिमुलस के रूप में समझा जाए, और सलाइवेशन तो आप जानते ही हो दोनों ही कंडीशन में आ रहा है, बट मैंने फिर भी यूसीआर को जब सलाइवेशन आ रहा है फूड के साथ तब ब्लू में रखा, और सीआर को यानी कंडीशनड रिस्पांस को सलाइवेशन बेल की वजह से अगर आ रहा है तो मैंने इसको किस फॉर्मेट में रखा है, देख रहे हो ना, ब्राउन कलर में। ठीक है, ब्राउन मुंडे ब्राउन कलर में बताते हैं। आओ भाई आगे बढ़ते हैं। इनिशियली रिंगिंग ऑफ द बेल और साउंडिंग ऑफ द बजर इज नेचुरल न्यूट्रल स्टिमुलस, वन दैट डज नॉट लीड टू रिस्पॉन्स फॉर सलाइवेशन। भाई साहब एक ही बार में ऐसा नहीं था, शुरू शुरू में ऐसा नहीं हुआ था कि कुत्ते जी को आप फुसला दोगे, नहीं हुआ था ऐसा भाई साहब। बार बार आप सीधी शुरू शुरू में ना घंटी बजने से कुत्ते को कुछ नहीं फर्क पड़ता था क्योंकि खाना नहीं दिखता था, पर खाने को दिखाना शुरू किया घंटी के साथ बजा बजा के, तब सलाइवेशन आना शुरू होगा। कैसे? इन जनरल जनरल टर्म्स स्टिमुलस और सिचुएशन, स्टिमुलस का मतलब क्या भाई, सिचुएशन से, परिस्थिति से है, दैट रीडली or readily leads to response can be paired with neutral stimulus to bring about classical conditioning। ये जो आप न्यूट्रल स्टिमुलस जिस पे कोई कोई स्टिमुलस का कोई काम है नहीं, लेकिन आपने उसको कंडीशनिंग कर करके क्लासिकली कंडीशनड कर दिया ऐसा कि बच्चे को या किसी भी शख्स को ऐसा लगेगा कि भाई साहब इस पे रिस्पॉन्ड देना है। सो दिस इज आल्सो कॉल्ड रिस्पोंडेंट कंडीशनिंग, कि मतलब आपने उसको सब बना ही दिया कि रिस्पॉन्ड करेगा ही। जैसे आप गाली दो किसी के वीडियोस पे जाके, वो ऐसा बनाया ही इसीलिए कि गाली दो तुम, ताकि वो व्यूज बटोर सके, है ना, पब्लिसिटी स्टंट। तो ध्यान देना, ये सब चीजें भी आपके काम आएंगी। बिकॉज द एलिसिटेड बिहेवियर अकर्स इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस, ये एक इलिसिटेड बिहेवियर होता है जो आपको तत्काल वहां पर रिस्पॉन्ड करने के लिए आपका माइंड जोर देता है। ये साइकोलॉजिकल है भाई, कुछ भी उलट पुलट नहीं है। साइकोलॉजी आपको जीवन जीने में भी बहुत मदद करती है दोस्त। तो साइकोलॉजी को सिर्फ आप एक उस तरह से मत देखा करो कि नहीं भाई मुझे जो है ये डी ट्रिपल एस बी या कोई भी एक एग्जाम निकालने भर के लिए ही पढ़ना है। फायदे में रहोगे भाई, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। क्लासिकल कंडीशनिंग को समझते चलो, प्लावोलोव ने बहुत खतरनाक चीज एक्सपेरिमेंट किया। क्लासिकल कंडीशनिंग इज वेरी मच perceptible in classroom practices virtually at all times irrespective of other kinds of learning going on at same time, and it is largely through this unconscious process that students come to like or dislike schools, subjects and teachers. For example, a school subject is neutral stimulus evokes like emotional response in the beginning, assuming that it is new to students। आप देखो ना, स्कूल का जो सब्जेक्ट होता है, स्कूल सब्जेक्ट, वो कैसे टाइप का एक स्टिमुलस है भाई, न्यूट्रल स्टिमुलस है। बच्चे को क्यों मजा आएगा यार सब्जेक्ट पढ़ करके, बोरिंग सब्जेक्ट। उसको इमोशनली कनेक्ट करके देखो ना, तब तो वो रिस्पॉन्ड करे। चीजों को जोड़ के पढ़ाओ, जोड़ के सिखाओ। The teacher in the classroom or some other distinctive stimulus in the student's immediate environment may act as a conditioning stimulus। भाई साहब टीचर है जो उसको बना सकता है कंडीशनिंग स्टिमुलस। कैसे? This conditioning stimulus might be pleasant, like well ventilated and comfortable classroom, a friendly teacher, or unpleasant, like dark and hot room, a hard teacher with threatening voice। सब कुछ टीचर के बिहेवियर और फ्रेंडली जोन से निर्भर करता है। क्लासरूम को कंफर्टेबल बना के देखिए जरा, तो फ्रेंडली टीचर बन के देखिए कैसे बच्चा स्टिमुलस को कंडीशनड वे में यूज करेगा। कंडीशनिंग हो करके आएगी, उसके अंदर निखार आएगा बच्चे के अंदर। लेकिन जैसे ही आप इसका अपोजिट करेंगे भाई, जैसे ही आप अनप्लीजेंट डार्क हॉट रूम रखेंगे, गर्म एकदम, अब रूम गर्म करके नहीं कोई रखता है भाई, लेकिन गर्मियों में गर्म हो जाता है, पंखा वंखा रखा करो, कूलर रखा करो। अब भाई अभी इतना तो हम नहीं कहेंगे फ्रिज व्रिज रख दोगे, सब नहीं व्यवस्था कर सकते ना, हमारा देश इतना छोटा भी नहीं है कि उसके अंदर सब कुछ आ जाए। 150 करोड़ की आबादी वाला देश, कैसे आएगा सब कुछ, तो फैसिलिटी कम है।
बट हम उतने में ही कोशिश करेंगे। अपनी वॉइस को तो थ्रेटनिंग ना रखें, ये तो फैसिलिटी के अंतर्गत नहीं आता ना। टीचर को तो हार्ड नहीं बनना है ना, ये तो फैसिलिटी में नहीं आता ना भाई। मैं इस चीज को अंडरलाइन करके आपको दिखा दूं, ये क्रॉस करना भी जरूरी है इसको ना, नहीं तो आप कहोगे कि भाई क्या ही है, मतलब आप जो है इसको क्रॉस भी नहीं करते। गलत है ये। क्या हॉट रूम ना का होना, हार्ड टीचर का होना, थ्रेटनिंग वॉइस होना, ये सब गलत है भाई, नहीं होना चाहिए। अनप्लीजेंट चीजें नहीं होनी चाहिए क्लासरूम में, ठीक है। और फिर इसी में आता है क्या, आता है ये कि फॉलोइंग सक्सेसिव पेयरिंग ऑफ सब्जेक्ट मैटर विथ डिस्टिंक्टिव स्टिमुलस, द इमोशंस एंड एटीट्यूड्स associated with conditioning stimulus um, becomes classically conditioned to some aspect of school. Learning to dislike mathematics is a typical case of adverse case of classroom processes and an example of classical conditioning. यानी मैथमेटिक्स को नापसंद करना ये कोई बड़ी बात नहीं है दोस्त। हम सब जानते हैं, बच्चे से नहीं बड़ों से भी वही कई बार नहीं होता है मैथमेटिक्स, और वो मैथमेटिक्स को पसंद नहीं करते हैं बिकॉज ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग उनके साथ अच्छी नहीं रही होती है, तब ऐसा होता है। अगर उन्हें हम क्या करके दिखाएं, बच्चे को सिखाएं, बताएं कि भाई साहब क्लासिकल कंडीशनिंग कर दें, तो बच्चा मैथमेटिक्स को लव करेगा भाई, लव मैथमेटिक्स लर्निंग। At least the emotional part can be created with similar process of classical conditioning. इमोशनली उसको कनेक्ट करके देखो ना भाई, तो बच्चा खुद में जो है उसको सीखने को कोशिश करेगा, ठीक है। अब हम ये ऑपरेंट कंडीशनिंग को इसी क्लास में डिस्कस कर लें या नेक्स्ट क्लास में। मुझे लगता है कि इस क्लास को अगर थोड़ा छोटा बनाया जाए तो शायद हम सब जो हैं सीखने में खुद को बेहतर पाएंगे, और कंडीशनिंग भी इसकी सही हो जाएगी। जो 1 घंटे के वीडियोस देख के डर जाते हो, पूरा नहीं देखते, तो शायद अभी देख लोगे इस चीज़ के बाद, ठीक है। तो यहीं पे हम लोग इस वीडियो को क्लासिकल कंडीशनिंग तक ही रहने देते हैं। क्लासिकल कंडीशनिंग जो कि हमने किसी और के द्वारा नहीं बल्कि किसके द्वारा देखा था, क्लासिकल कंडीशनिंग किसके द्वारा हुआ था, बताओ दोस्त, जल्दी कमेंट में बताओ। क्लासिकल कंडीशनिंग का फादर कौन है, फादर ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग, बताओ ना। भूल गए, नहीं भूल पाए, तो अगर नहीं भूल पाए तो बताओ फिर कमेंट में। और अगर ये वीडियोस पसंद आए तो थोड़ा लाइक भी करके दिया करो दोस्त। और लाइक के साथ साथ भाई साहब अगर शेयर कर दोगे तो क्या घट जाएगा तुम्हारा, बताओ ना। शेयर इज केयर, शेयरिंग इज केयरिंग, ठीक है। और अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई साहब यहाँ आप समझ लो, ये मैं क्लासिकल नहीं कंडीशनिंग कर रहा हूँ, ये आपके लिए नेचुरली ये रिस्पोंडेंट चीज है, ये आपके लिए मैं इसको अनकंडीशन नहीं बोलता, मैं बोलता हूँ हाँ अनकंडीशनड है, ये अनकंडीशनड रिस्पॉन्स आपका होना चाहिए। यूसीआर करके दिखाओ भाई, सब्सक्राइब करके दिखाओ यूसीआर। और लाइक सब्सक्राइब शेयर कर ही दिया हो तो फिर धन्यवाद, थैंक्स। और थैंक्स तो मेल बोलना बनता है बॉस। तो यहीं तक आज का हम वीडियो रखते हैं, और नेक्स्ट पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे ऑपरेंट कंडीशनिंग, ठीक है। किसने दिया था ऑपरेंट कंडीशनिंग, बीएफ स्किनर ने। और क्लासिकल कंडीशनिंग का जवाब कौन है, किसने दिया, ये तुम कमेंट में बताओ भाई दोस्त। ओके, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।